हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे अवकलन, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये अपने आरबीएससी बुक की चैप्टर नंबर 7 है। शायद ये चैप्टर नंबर क्या है आपका? 7 है। यहां से अपन मेन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे। जो अभी आपने पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएबिलिटी। हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशियल होगा, कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हमने पढ़ा है। अब जब डिफरेंशिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना है। जानते सब कुछ है, 11th में हमने फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन किया हुआ है। आपको बस इसमें स्पीड अप रखना है इस चैप्टर में, क्योंकि आप जितना ही स्पीड से चलोगे उतने ही स्पीड से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। जानते हैं आप सब कुछ है इसमें कुछ नया आपने को बताना नहीं है। थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे, बताने पड़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि आप ये चैप्टर पढ़ रखे हो। समझ गए आप? इसमें 6.7.1 to 3 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो शायद टैगोर खेरली के बच्चे हैं, वो तो शायद कुछ जो कोई टीचर पढ़ाए थे, पढ़े भी थे बीच में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लेना। हाँ, अब आते हैं अपन बात करते हैं अवकलन या डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। तो इसकी जो मेन कहानी जड़ होता है कि क्या होता है। जैसे एक तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या करते हैं, उस फलन के किसी बिंदु पर अपन क्या ज्ञात करते हैं? ढाल, टेंजेंट, स्लोप ज्ञात करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। जब भी आप dy/dx निकालते हो, मतलब dy/dx बराबर क्या होता है? tan थीटा। dy/dx की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये तो अपन जानते ही हैं। थोड़ा सा और अंदर बात करेंगे इसकी फिजिकल। मैंने बोला था ना कि आप जब भी dy/dx करते हो, एक फिजिकल होता है और ज्योमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्रिकल के लिए मैंने ढाल बताया था, और फिजिकली के लिए क्या होता है? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है उसमें। तो अब थोड़ा सा और उसके बारे में बात करें। फिजिक्स में तो अपन बात कर लेते हैं। अब समझ, नॉर्मल शब्द में समझने के लिए, आपके पास मान लो ईंट से बनी हुई दीवार है। दीवार होती है, दीवार बड़ी सी, बहुत बड़ी सी दीवार बनी हुई है। कितनी ईंट लगी होगी? लाखों ईंट लगी होगी। लाखों ईंट से ज्यादा भी लगी होंगी, बहुत बड़े बिल्डिंग में ईंट लगी होती है। उनमें से आप एक ईंट निकाल लो, डिफरेंशिएट कर दो। पूरे दीवार से एक ईंट को डिफरेंशिएट कर दो, अलग कर दो। एक ईंट को आप निकाल लिए, तो ये जो प्रोसेस कर रहे हो, ईंट को निकाल रहे हो, एक ईंट को, पूरे, ज्यादा नहीं। तात्क्षणिक परिवर्तन है, बहुत हल्का सा परिवर्तन होना चाहिए। ज्यादा परिवर्तन कर दिया तब वहां पे अवकलन या डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, वहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन तात्क्षणिक, अब देखो कितनी ईंट होगी? बहुत सारे, हजारों लाखों में ईंट होगी। उनमें से एक ईंट निकाल ले, वो जो ईंट निकाल ले हो वही डिफरेंशिएशन कर रहे हो। लाखों ईंट को नहीं निकालो, केवल एक ईंट को निकाल रहे हो। लाखों ईंटों में से एक ईंट को निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तात्क्षणिक परिवर्तन होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, वहीं पे अपना क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। वहां पर आप क्या करो? लाखों ईंटों में से एक ईंट को निकाल के लाखों ईंट से उसको डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया। क्या कर दिया आपने? अलग कर दिया। तो वो हल्का सा चेंज जो आप निकालते हो, उसी को क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। आज जो किताबी भाषा है उसमें क्या लिखा है कि किसी फलन का अवकलज देखो, कभी कभी होता है ना कि भारी भरकम शब्द आपको यूज कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द यूज कर लेते हैं। पता चलेगा कि यार इसका मीनिंग यही था। होता है बहुत बड़े बड़े शब्द यूज कर लेते हैं अच्छे अच्छे बताने के लिए। जाओगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो पता चलेगा कि इतने इंग्लिश के भारी भारी भरकम शब्द यूज कर लेंगे, आपको पता अरे यार इसका मतलब यही था। तो ये होता है ना, तो आप डरो मत। अवकलज का मतलब भी dy/dx होता है, और अवकल गुणांक का भी मतलब क्या होता है? dy/dx होता है। अवकलज को अपन क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। और क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक को क्या बोलते हैं अपन? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल, चाहे डिफरेंशियल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? किसी भी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने के प्रोसेस को या संक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब जो ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हो, तो उसके प्रोसेस जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? dy/dx करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब मेन कहानी क्या है? जो बहुत बड़े से कोई दीवार है, उसमें हल्का सा जो एक ईंट निकाल के चेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, अवकलन बोलते हैं। और समझो, एक एक ईंट
जोड़ते हो ना, प्रोसेस जोड़ते ही था सब, एक एक ईंट जोड़कर जो बड़ा सा दीवार बनता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो बड़ा सा दीवार बनेगा समाकलन, मतलब आप उनको इंटीग्रेट कर रहे, एक एक ईंट को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करके एक दीवार बड़ा सा बना दिया, एक बड़ा सा दीवार बना दिया एक एक ईंट जोड़कर, तो वो इंटीग्रेशन हो गया। अब बड़े से दीवार में से एक ईंट निकाल ली, वो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अभी आप पढ़ोगे 9th चैप्टर में कि अवकलन का उल्टा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ये अपने परिभाषा ही बनेगी कि अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। मतलब इनवर्स प्रोसेस को, अवकलन के इनवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, तो दीवार बनी है, एक ईंट तुमने निकाला, आपने एक ईंट निकाला तो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। एक एक ईंट जोड़कर आपने दीवार बना दिया, वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स प्रोसेस। आप दिमाग में बैठा देना, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। आप एक ईंट निकालोगे, डिफरेंशिएशन अवकलन, एक एक ईंट जोड़ के पूरा दीवार बना दिया, वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं फलन पे। फलन पे क्या बात करेंगे उसको देखते हैं। आपके पास कोई फलन होता है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, ये तो होता है y बराबर एफ एक्स, ये कोई फलन है, फंक्शन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मेन जो कहानी है उसको समझते हैं। मान लो आप इस x में कुछ हल्का सा चेंज कर रहे हो डेल एक्स की, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल एक्स ऐसे बनता है, ये हो गया डेल एक्स। आपने एक्स में बहुत ही हल्का माइनर सा चेंज किया है डेल एक्स का, तो वो एक्स में मान लो आपने चेंज किया है, किसका किया है, डेल एक्स का। आपने एक्स को किस में बदल दिया है, डेल एक्स में बदल दिया है, तो y में कितना परिवर्तन होगा, y में कितना परिवर्तन या चेंज होगा, परिवर्तन होगा। अब y में जो परिवर्तन निकालोगे, y में जो परिवर्तन निकालोगे वही क्या होता है, dy बटे dx होता है। देखो y किस पे डिपेंड करता है, x के मान पे। यहाँ पे x का मान रखते हो और y का मान निकलता जाता है। ऐसा नहीं है कि y अपने आप चेंज होगा, समझ के बात। y बराबर एफ एक्स लिखने का मतलब क्या हो गया, x में चेंज करोगे तो y में चेंज होगा। तो देखो x में जो आप अपने मन से जो काम करते हो तो पता है ना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप कितने घंटे पढ़ते हो तो आपका फ्रेंड कितने घंटे पढ़ रहा है, तो उसके बारे में बता सकते हो वो कितना घंटा पढ़ रहा होगा। मान लो तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जो तुम्हारे पर डिपेंड है, होता है ना, कोई दोस्त होते हैं कि वो जो जितना घंटे पढ़ेगा मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा, होता है, कभी कभी होता है कि नहीं, दो दोस्त होते हैं, तुम कितने घंटे पढ़े थे, या मैं इतने घंटे पढ़ा था, तुम कितने पढ़ा था, इतना पढ़ा था। तो कुछ होते हैं दोस्त की वो जितना पढ़ेगा मैं उसके ज्यादा पढ़ूंगा या उससे कम पढ़ूंगा, वो बनाते हैं, वो 4 घंटा पढ़ेगा तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा या 3.5 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे बनाते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। आप सोचो कि मान लो आप सोचो कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, तो मेरा दोस्त उतने घंटे पढ़ रहा होगा, मान लो पता है, अपने को पता है, जैसे y बराबर एफ एक्स में ये दिया होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 दिया होता है, आपको ये पता होगा कि मान लो मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरा दोस्त जो है 5.5 घंटे पढ़ता है, मैं 5 पढ़ रहा हूं तो मेरा फ्रेंड क्या पढ़ रहा है, 5.5 घंटे पढ़ रहा है। आप सोचो यदि मैं अपने में माइनर सा चेंज कर रहा हूं, मैं 5 घंटे कुछ सेकंड में, मान लो मैंने पॉइंट अपने आप जो बढ़ा दिया, पढ़ने के जो पढ़ने का उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन कुछ और अलग से बात करूंगा। मान लो मैंने चेंज कर लिया 0.0000, कुछ ऐसा हमने अपने में चेंज किया, पढ़ने में बढ़ा दिया। हमें पता है कि 5 घंटे पढ़ता हूं तो ये 5.5 घंटा, ये मी है और क्या है, वो ओ है, वो है, मैं हूं, ठीक है, तो वो 5.5। अब तुम सोचो तुमने अपने में इतना चेंज किया तो ये कितना चेंज करेगा। अब माइनर से चेंज किए हो तो वो कितना चेंज कर लेगा, इसी को निकालना होगा, ये इसमें कितना चेंज होगा, वही अपन क्या निकालते हैं, dy बटे dx निकालते हैं। हम चेंज करेंगे वो कितना चेंज होगा, हम अपने में चेंज किए तो वो कितना चेंज होगा, वो जो माइनर सा निकालना इतना आसान बात है नहीं है,
पता ही नहीं चलेगा आपने इतना बढ़ाया, वो बेचारा कैलकुलेट करेगा ये इतना बढ़ाया मैं 5.30 में। अब कुछ कैलकुलेशन के आधार पर तो ये बना होगा, बहुत ही कैलकुलेशन के आधार पर तो ये बना, इन दोनों में संबंध बन गया, इन दोनों में रिलेशन तो बन गया। बट अब एक्स में कोई ज्यादा चेंज हो तो पता चल जाए, ज्यादा चेंज होगा तो पता बता सकते हैं, नॉर्मली बता सकते हैं, लेकिन हल्का सा चेंज हो तो वाई में कितना चेंज होगा। एक बहुत काम करने के बाद तो ये रिलेशन बना, अब उसमें हल्का सा तुम चेंज करोगे तो मेरे में कितना चेंज होगा, मैं क्या जा, यही तो है फिजिक्स में ताक्षणिक चेंज। आपने जो मैंने बोला था बाइक सट से बगल से निकल गई, उसकी स्पीड कितनी होगी, ना उसमें आपको डिस्टेंस पता है ना ही उसकी टाइम पता है, तो आप क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं निकालोगे। यदि दूरी ज्यादा हो जाती, डिस्टेंस पता होता इतने टाइम में इतना गया तो मैं स्पीड बता दूंगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है। तो ताक्षणिक चेंज के लिए ही तो अपन क्या पढ़ते हैं, अवकलन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितना चेंज होगा आप नहीं निकाल पाओगे, वो किसकी सहायता से निकालेंगे अपन, dy/dx से निकालेंगे। समझ गए बात को आप कि मेन कहानी क्या है, जहां हल 1,00,000 ईंटों में से एक ईंट निकालना, काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक हाथ मार दिया एक ईंट भाग से निकल गया, उसके लिए भी कुछ काट के निकाला जाता है, उसमें काम किया जाता है, उसको निकालने के प्रोसेस को ही तो अपन क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका जो फिजिकल मीनिंग, अब इस चैप्टर में अपन फिजिकल लेके चलेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। समझ के बात आपको कि आप 5 घंटे पढ़ते थे, मेरा दोस्त 5.5 घंटे पढ़ता था, अब मैं 5.000001 कोई चेंज किया, मेरा मन कर दिया पढ़ने का, तो इसमें कितना चेंज होगा, अब वो तो कैलकुलेट करके ही पागल हो जाएगा कि मैं कितना अपने में चेंज करूं, तो किसकी सहायता से निकालेगा, वो dy/dx की सहायता से निकालेगा। अब जो इसके रियल कहानी है, उस कहानी के आगे पीछे चलते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में तो पूरे डिस्कस यही करूंगा आज के लेक्चर में कि आपके पीछे क्या है, चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है, पता तो होना चाहिए कि अपने रियल जिंदगी में इसका कुछ मीनिंग भी है कि बस पढ़ते जा, मैथ है गुणा भाग है प्लस माइनस करते जा रहे हैं, बात होगी। हर एक चैप्टर का आपके रियल जिंदगी में मतलब है। यदि मैथ नहीं मालूम तो कोई सा सब्जेक्ट नहीं पता होगा, मैथ नहीं पता है तो कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ पाओगे। अब बिना फिजिक्स आप मैथ पढ़ सकते हो, बिना मैथ आए फिजिक्स पढ़ सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। केमिस्ट्री भी नहीं पढ़, कोई सा, हाँ हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हो आप जिसमें कैलकुलेशन ना हो, लेकिन बिना मैथ का, इसीलिए बाय वाले रोते हैं कि ये क्या समाकलन क्या है, अब पूरे टाइम चलता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, उनमें चलता ही रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ना है उनको, तो आपके पास प्लस पॉइंट होता है, इसीलिए मैथ थोड़ा सा हैवी लगता है उसमें। अब बात करेंगे, अपने पास y/fx था, हमने x में डेल x का चेंज किया, तो मान लेते हैं कि y में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, डेल y का, हमने मान लिया है, ठीक है। तो अपने पास y बराबर अभी क्या है, fx है, तुमने x में किसका चेंज किया है, डेल x जोड़ दिया। आपने 5 घंटे पढ़ते थे, उसमें कुछ बढ़ा दिया आपने, तो y में मैं मान लूंगा, वही माना था ना, y में किसका चेंज हुआ है, डेल y का चेंज हुआ है। समझ के बात आपको, आप क्या कर दो, फर्स्ट और सेकेंड कर दो, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करूंगा, यहां से देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड, सॉरी सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, यहां से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपने पास क्या आ गया, डेल y आ गया, डेल y, यही निकालना भी हमें, डेल y तो ही निकालना था कि x में चेंज कर रहा तो y में कितना चेंज होगा, जो चेंज कर रहा है वो तो मालूम ही है, तो हमारे चेंज करने से y में कितना चेंज हो रहा है ये निकालना है अपने को। तो डेल y बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका fx डेल x माइनस में fx। कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये इस फॉर्म में जा रहा हो, आपको याद हो fx प्लस h निकाल रहे थे, a प्लस h माइनस में f है, वही काम करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ डेल x से भाग दे दिया, दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारा कुछ RHD टाइप का बनना है, हमने बताया RHD निकालो या LHD निकालो, आप इसका मतलब उसका क्या कर रहे हो, उस फलन का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ पर वही काम, ये RHD बना हुआ है, तो प्लस का नीचे जो माइनस आता है थोड़ा हमें डिस्टर्ब करता है, जैसे LHD में क्या होता है माइनस आता है, तो अपन हम इसको RHD, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप RHD निकाल दो या LHD निकाल दो, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। बात समझ में आ गई, तो आप RHD अपन यहाँ पर लेके चलेंगे, तो यहाँ पर
तो उसमें थोड़ा सा इसमें कमी क्या है, लिमिट की। इसमें लिमिट नहीं, RHD में लिमिट होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर डेल एक्स बहुत छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब यहां पर लिमिट दोनों तरफ लगाना, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ लिमिट लगा दोगे। लिमिट यहां पर भी लगा दोगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया डेल वाई अपॉन में डेल एक्स हो गया। यही अपना क्या है, dy बटे dx। यही जो हल्का सा चेंज होता है उसी को अपन लिखते हैं dy अपॉन में dx। हम ये तो ज्ञात नहीं करते हैं, ये तो अपन 11th में प्रथम सिद्धांत से पढ़ रखा है, फर्स्ट लॉ से पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेकिन अब इतना टाइम थोड़ा है कि सभी को कितने फंक्शन है, कितने डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, तो अपन इसमें ही टाइम बर्बाद करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम इसको अब dy बटे dx लिखते हैं। इसका मतलब होता है, ध्यान से देखना आप, थोड़ा इसका मतलब भी लिख लेता हूं। तो इसी को बोलेंगे अवकल गुणांक। अभी मैंने बोला ना, इसी को क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक, या इसको क्या बोल रखा है मैंने, अवकलज। यही जो dy बटे dx होता है, इसी को कभी कभी कोई भारी भारी कम शब्द जो होते हैं ना, भारी भारी शब्द यूज कर लेते हैं। अवकल गुणांक ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है, dy बटे dx बोलना है। अवकलज ज्ञात करो, वही dy बटे dx बोलना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये क्या बनेगा आपका, डेरिवेटिव। समझ में आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं, dy बटे dx का मतलब क्या होता है। dy बटे dx का मीनिंग क्या है, मीनिंग तो पता मुझे कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब होता है, ध्यान से देखना, कि पहली बात तो ये समझो कि रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है, कि मतलब dy का अनुपात और dx का अनुपात नहीं है, कि ये क्या है, अनुपात नहीं है। दिमाग में बैठा लेना, बहुत समझते हैं कि अनुपात है, ये क्या है, अनुपात नहीं है, मतलब कोई रेशियो नहीं है, ये एक साथ जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ सुनना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। dy बटे dx का मतलब होता है कि ये जुड़ा हुआ है, d बटे dx ऑफ y। d बटे dx मतलब कि dx में चेंज कर रहा हूं तो y में कितना चेंज हो रहा है। d का मतलब डिफरेंशिएट समझो, d का मतलब क्या समझो, डिफरेंशिएट। अपने को मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या है मीनिंग इसका। तो d बटे dx, d का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएट, मतलब x में मैंने कुछ डिफरेंशिएट किया, कुछ अलग किया, तो y में कितना डिफरेंशिएट होगा। इसका ये जो मतलब होता है, d बाई dx, d अपॉन dx, अपॉन पढ़ते हैं इसको, बाई नहीं, d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ y। ये अलग अलग नहीं होते, एक होते हैं। अभी लेकिन कहोगे, चलो वो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे लास्ट, इसके 6 के बाद 7 के बाद 8 में, वो लास्ट 12 चैप्टर है अवकल समीकरण, तो वहां पे मैं और एक चीज बताऊंगा, वहां पे और अच्छे समझ में आएगा। तो इसको समझना कि d अपॉन dx ऑफ y लिखते हैं, dy पढ़ते तो dy बटे dx है, dy बटे dx ही पढ़ते हैं, लेकिन रियल मीनिंग क्या होता है, d अपॉन dx ऑफ y। y में आप y का ही तो निकालना है, और क्या निकालना है। तो ये होता है, ये पूरी कहानी थोड़ा जो लिखना हो ये लिख लेना, मेन ये लिख लेना कि इसमें यहाँ से कि x में डेल एक्स का चेंज किया है तो y में डेल y का चेंज हुआ है, ये समीकरण बना लिया, यहाँ से माइनस करके ये लिख लिया। dy बटे dx को अवकल गुणांक या अवकलज बोलते हैं। ये क्या, अनुपात नहीं होता है, रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है, नॉट अ रेशियो। अब जो हमने जितने भी फॉर्मूले जो अभी लिख रहा हूं, लगभग हमने प्रथम सिद्धांत से इनको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ही 11th में हमने कर रखे हैं, तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे पहले नंबर पे जो मिलता है, अब मैं बोला ना आपको, अब ये जितने भी देखो, यदि आपको अवकलन समझ में आएगा या नहीं आएगा वो आप पे डिपेंड करता है कि ये जितने फॉर्मूले लिखे जाएंगे वो सब आपके दिमाग में होने चाहिए। आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, 11th में भी आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं। लिखने से नहीं होता है, दिमाग में लिखने से होता है। तो आपको जो भी लिखा जा रहा है वो आपके दिमाग में ये सारे होने चाहिए। जैसे मैं लिखूं d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है
n आगे आएगा, फिर x की पावर n-1। ये होता है फॉर्मूला। जैसे मान लो कुछ आपको ऐसा दिया हो, y बराबर दिया हो x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a। अब इससे बोल रहा है, ऐसे बोला कि x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये बोल दिया कि x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जब भी x के सापेक्ष ही क्यों बोला जाता है? आपने देखा होगा कि जब भी डिफरेंशिएशन या अवकलन ज्ञात करते हैं तो x के सापेक्ष बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कितने घंटे अपने पढ़ने में चेंज कर रहे हो, तो वो कितना चेंज करेगा वो आप पे डिपेंड कर रहा है। यही तो है, वो अपने मन से घंटे नहीं बढ़ा रहा था। आप पढ़ोगे 5 घंटे तो वो पढ़ेगा 5.5 घंटे। आप चेंज किए तो वो कितना चेंज करे, आप पे डिपेंड कर रहा है, आप पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए बात को? तो इसीलिए हमेशा ये आप जब भी देखोगे लिखा रहता है क्वेश्चन में, इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो मतलब वो उस पे क्या कर रहा था? डिपेंड कर रहा था। y किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर x पे डिपेंड करता है। समझ गए बात को? तो यहां पर लिखेंगे कि dy/dx, तो जो तरीका है अब सीख लेना। तो ये होता है सभी का डिफरेंशिएशन होगा, y का आप अवकलन करो तो सभी का करोगे। d/dx ऐसे लिखते हैं, x की घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो y का हम क्या करें? d/dx। y का यहाँ पे क्या किया? d/dx। तो ऐसे इस पूरे y को d/dx करेंगे। तो ध्यान से रखना, अब ये d/dx सभी के साथ लग जाएगा। जो प्रॉपर तरीका है वो बता रहा हूं। x की घात 3 d/dx एक्स स्क्वायर d/dx 1, ये होगा। समझ गया बात को? अब ध्यान से देखो, x की घात 3, यहाँ पे x की घात क्या है? n है, तो उसका डिफरेंस अब देखो, जो नहीं जानते हो सीखते रहना। प्रॉब्लम आपकी यही है, मुझे नहीं पता है तो टीचर बताएगा तो आप सीखते नहीं हो, सीखो उसको। ये तरीका जो बताया जाएगा ये कम से कम नहीं तो 50-60 क्वेश्चनों में होगा, इसका यूज मिलेगा, इसलिए इस पे टाइम लगा रहा हूं मैं। तो अपने पास यहाँ पर n का मान कितना है? 3। n का मान कितना है? 3। तो यहाँ पे हो गया 3, फिर क्या लिखते हो? x, फिर क्या लिखते हो? x, फिर लिखते हो n-1, मतलब 3-1, इसका हो गया, प्लस यहां पे बात करें एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? यहां पर n का यहां पर मान क्या है? 2, यहां पर क्या मान है? 2, फिर क्या होगा? x की घात में n-1, 2 - 1 प्लस, अच्छा ये जो 1 लिखा था, इस 1 को क्या मैं x की घात 0 लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब n का मान यहाँ पे क्या हो गया? 0, n का मान क्या हो गया? 0, x, फिर क्या होता है? n-1, 0 - 1, ये होगा, ये तो होगा। अब क्या होगा? अब इसको हल कर लेते हैं, बन जाएगा 3 x की घात 2, 2 x की घात 1। देखो 0 है, x 0 के साथ किसी का भी गुणा करोगे तो 0। ऐसे भी पता है कि अचर का अवकलन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमने पढ़ा था। c का डिफरेंशिएशन अभी बताया जाएगा, 0 होता है। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस में 2x। अच्छा तुम सोचो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों? अब सुनो बात, क्यों? एक तो ये लॉजिक समझ में आ गया, तो 1 को मैंने लिख दिया x की घात 0, तो काम हो गया। लेकिन यहाँ पे 5 लिखा होता तो क्या करता? तो 5 लिखा होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता, x की पावर 0 करके आंसर ले आता। लेकिन ये तो नहीं है। लॉजिक क्या है समझो, कांस्टेंट का, ये बता भी दे रहा हूं, मिल गया तो अपने को। मान लो कोई फलन है कांस्टेंट y बराबर c, कोई अचर फलन है, हम क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? यदि मैं x में कोई बदलाव कर रहा हूं, x में कोई चेंज कर रहा हूं, तो y में क्या चेंज होगा, इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाओगे। तो y बराबर, ये तो 0 0 हो गया, y बराबर c का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। समझ गए बात को? मान लो यहाँ पे किसी बिंदु पे हो x पे, अब x में कोई चेंज कर रहे हो, x पे y का मान क्या मिला होगा? c मिला होगा। अरे x रखोगे तो y बराबर, ये तो c है, y बराबर c लाइन है, तो y बराबर c मिले।
मान लो y में तुम x को यहां पर आगे चेंज करते हुए x प्लस क्या हो गया डेल x, तो y में कोई चेंज होगा, y में भी अभी भी क्या मिलेगा, y बराबर c मिलेगा। देखो तो यहां पर भी x का इस x पर y बराबर क्या मिला हुआ है c, x प्लस डेल x पर भी क्या मिला है, y बराबर c। अब देखो x से अपन कहां पहुंच गए हैं, x प्लस डेल x पहुंच गए, लेकिन y में क्या चेंज हुआ, अभी भी c था, अभी भी क्या है c है, तो y में चेंज c माइनस c क्या होगा 0। ये मेन कहानी है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 क्या होता है कि जब आप डेल x में डेल x का चेंज किए हो तो y में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, y में कोई चेंज नहीं हुआ है, y में चेंज क्या है 0, इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो मैंने दिखा दिया आपको। आप 1 का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिखोगे 0, अचर का डिफरेंशिएशन 0। कारण ये होता है कि जब एक सीधी लाइन बन जाती है, आप y में चेंज x में चेंज करते जा रहे हो, लेकिन y में चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, y में हमेशा c बना रहेगा, c माइनस c क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एक फॉर्मूला ये समझ में आ गया अपने पास, समझ गए बात को। अब सेकेंड एक्स तो और मैंने बता दिया आपको कि d/dx c की वैल्यू क्या आएगी, आपको 0 आएगी, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। कुछ एक फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किए जाएंगे, आपको केवल ये वीडियो देखना था और समझना था। ठीक है, बाय बाय।